नमस्कार। आज हम बात करेंगे भूपेश बघेल के जो अभी तक के कार्यकाल में जो उनकी कामकाज हैं, जो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको लेकर। क्या भूपेश बघेल की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से मैच खाती है? क्या भूपेश बघेल कांग्रेस के नरेंद्र मोदी हैं? क्या भूपेश बघेल कांग्रेस के अब सबसे कद्दावर नेता की तरफ, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता की तरफ बढ़ रहे हैं? हम इस विषय पर बात करेंगे और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी जब से राजनीति में आए हैं, चुनावी राजनीति में, तब से ऐसा कोई ही समय रहा होगा जब उन्होंने चर्चाएं ना बटोरी हो, चाहे वो किसी भी तरह की चर्चाएं हों। और कालांतर प्रकारांतर में 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत की पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है, कभी नकारात्मक दृष्टिकोण से, कभी सकारात्मक दृष्टिकोण से, जैसे भी, लेकिन जनता जनार्दन तक पहुंचने में वो बड़े कामयाब हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में 5 बातें बहुत क्लियर हैं। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में इसलिए आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको, जब भूपेश बघेल के बारे में बात करूं, तो हमें तुलनात्मक रूप से दोनों का एक समग्रता हमारे सामने हो। नरेंद्र मोदी के बारे में एक परसेप्शन बहुत क्लियर है पूरे भारतवर्ष के अंदर, जनमानस में, कि वो सदा एक किसी न किसी नए विचार पर बात करते हैं। दूसरा, कि भारत के जनमानस की जितनी समझ नरेंद्र मोदी को है, उतनी समझ उनके किसी समकक्ष नेता को नहीं नजर आती है। तीसरा सबसे बड़ा बिंदु है, नरेंद्र मोदी का सांस्कृतिक रूप से बड़ा जुड़ाव है। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और भारत की सांस्कृतिक रीति रिवाजों, रहन सहनों और तौर तरीकों पर बड़ी अच्छी पकड़ है और वो जुड़ा हुआ महसूस करते, वो एक नाटकीयता नहीं होती। चौथा जो बिंदु है वो है आलोचनाओं से परे रहना, कि नरेंद्र मोदी की तमाम आलोचनाएं होती रहें, तमाम आलोचनाओं से उनके काम पर, उनकी दिशा पर, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक सबसे बड़ी कोर वैल्यू है, 5वीं, स्वच्छ छवि। नरेंद्र मोदी पर अभी तक किसी तरह का कोई आर्थिक घोटाला नहीं दिखाई देता है। तो ये जो 5 जो ताकतें हैं, इन ताकतों के बूते पर नरेंद्र मोदी भारत के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित है। अब हम आते हैं, क्या भूपेश बघेल भी कांग्रेस के नरेंद्र मोदी हैं, या भूपेश बघेल भी, या भूपेश बघेल की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी कमोबेश नरेंद्र मोदी की तरह है? चलिए हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भूपेश बघेल 2014 में पीसीसी चीफ बनते ही वो एक सबसे बड़ा काम करते हैं, जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के रहे, स्वर्गीय अजीत जोगी जी का जो मंतूराम टेप कांड था, अंतागढ़ विधानसभा में जो बाई इलेक्शन में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मंतूराम पवार ने अपना एन मौके पर पर्चा वापस कर लिया था। इस घटनाक्रम पर जो आर्थिक लेन देन कथित तौर पर हुआ, उसकी सबसे पहला खुलासा एज ए पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने किया। तो एक पीसीसी चीफ के रूप में उन्होंने ये टेक ऑफ किया अपने इस वाले करियर को, सेकंड पार्ट को अपने राजनीतिक, और उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में बने रहे। पूरे छत्तीसगढ़ भर के उन्होंने 1000 से अधिक दौरे किए, और ऐसा कोई कार्यकर्ता जिला स्तर का नहीं जिस तक उनका सीधा तादात्म्य ना रहा। ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पूरे भारत के अंदर स्थापित करने का बहुत पुराना काम किया था। आडवाणी जी की रामरथ यात्रा थी, उस यात्रा से लेकर के नरेंद्र मोदी 2014 तक अपने आप को बहुत ही तरीके से गढ़ते रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी अपने पीसीसी चीफ के रूप में अपने आप को गढ़ा। उन पर यह कभी आरोप नहीं लगा कि वो किसी कार्यकर्ता को फेवर करते हैं, और कभी ये आरोप नहीं लगा किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा करते हैं, और कभी ऐसा तो दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने किसी कार्यकर्ता का अपीजमेंट किया हो, यानी किसी भी तरह से तुष्टीकरण किया हो। अगर कोई कार्यकर्ता उनसे नाराज दिखा है तो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। यही नरेंद्र मोदी करते आए हैं। कि केशुभाई पटेल जब मुख्यमंत्री से पद से हटाए गए और नरेंद्र मोदी बनाए गए, तो वो जो टकराव था, तो उन्होंने इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की, न शंकर सिंह वाघेला की, न केशुभाई पटेल की। इसके बाद जो घटनाक्रम बढ़ते गए, मैं और नजदीक ले आता हूँ, इलेक्शन के बहुत नजदीक आकर के हम देखते हैं 2018 का साल, जब भूपेश पर कथित आरोप लगा, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह सीधे इन्वॉल्व हुए, और उस आरोप में उनको जेल जाना पड़ा। अब वो जब जेल जाना पड़ा तो उनके जो विरोधी थे वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि ये जो है
एक गलत तरह की गतिविधि थी, जिसमें सरकार ने इनको जो है जेल हुई है, एक प्रशासनिक कार्रवाई हुई है उन पर, ठीक वैसे ही जैसे जब नरेंद्र मोदी पर 2002 दंगे का आरोप लगा। तो ये नेगेटिव जाने लगाया गया और नेगेटिवली इसको प्रचारित किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको पॉजिटिव में बदला। ये कालांतर में, प्रकारांतर में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। एक जो बहुसंख्यक भारत का है उसको उसमें अपना नेता दिखाई दिया नरेंद्र मोदी में। ठीक ऐसा ही यहाँ पर ये हुआ जब भूपेश बघेल जेल गए और जेल जाकर उन्होंने घोषणा की, मैं जमानत नहीं लूंगा, मैं सत्य के लिए लड़ूंगा। जमानत ना लेने की घोषणा करते से ही उनके साथ सारा कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का पूरा कैडर था, वो सिंक्रो हुआ, उनके साथ जुड़ा। तब उन्होंने नारा दिया, खाओ लाठी जाओ जेल, हमारे नेता भूपेश बघेल। तो ये एक उनका एक पहला स्ट्रेटजी थी, जो नरेंद्र मोदी के आलोचनाओं से परे वाला गुण जो है, आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपने आप को स्थापित किए रखना। इसके बाद जब सरकार में आते हैं, सरकार में आते से ही जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो लेकर आते हैं नरवा घुरवा गरवा बाड़ी। ये नरवा घुरवा गरवा बाड़ी जो है, ये एक बहुत ही सधा हुआ कंसेप्ट है। गांव गांव के एक एक कार्यकर्ता, एक एक ग्रामीण जन से सीधा संवाद करने का एक बड़ा माध्यम। इसके जरिए 2-3 छवियां बनी। नरेंद्र मोदी की छवि क्या है? एक सांस्कृतिक जुड़ाव वाली, एक मेजोरिटी के बड़े नेता के रूप में। वैसे ही भूपेश बघेल ने यहाँ पर इस योजना के जरिए अपनी छवि को एक गांव का नेता, एक किसान नेता और एक ऐसा धार्मिक राष्ट्रवादी, एक ऐसा बहुसंख्यकवादी जो बहुसंख्यकवादी होने के नाते किसी अल्पसंख्यक को डराता धमकाता नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक होने के नाते बहुसंख्यक को अपने साथ लेकर चलता है। तो सबसे बड़ी जो छवि निकल कर आई वो आई गौरक्षक की। गौरक्षक वैसे डंडे वाले गौरक्षक नहीं, गौरक्षक का मतलब गाय एक प्राणी है, बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है प्रकृति का, उसकी संरक्षा के लिए ऐसी योजना जो व्यवहारिक धरातल पर भी सफल हो। इसके बाद भूपेश बघेल अपने आप को बहुत सांस्कृतिक रूप से जोड़ते चले गए। लगातार आपने देखा कि वो गेड़ी पर चलते हैं, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा नृत्य, पंथी नृत्य जो इस पर खेला जाता है। गेड़ी पर वो इतनी सुलभता से चलते हैं जैसे एक अभ्यस्त व्यक्ति चलता है। एक सांस्कृतिक जुड़ाव, ग्रामीण जुड़ाव में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आपने देखा है कि वो भौरा यानी लट्टू घुमाते हुए भी दिखाई दिए, अपने हाथ पर लट्टू घुमा रहे हैं वो। तो लट्टू घुमाने का जो क्रम था, ये भी एक तरह का वैसा ही उपक्रम सिद्ध हुआ कि एक सांस्कृतिक जुड़ाव, लोक जुड़ाव और अपने बीच का आदमी सब वहाँ लगना शुरू हुआ। ये जो थे शुरुआती जो काम थे, शुरुआती जो एक्शंस थे भूपेश बघेल के, वो लोगों से सीधा तादाद में बनाने वाले एक्शन थे। इसके बाद इसके अलावा उनके मुंह से अक्सर छत्तीसगढ़ी निकलती है, छत्तीसगढ़ी में वो बात करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी गुजराती होते हुए भी हिंदी में बात करते हैं, ताकि वो एक बड़े हिंदी भाषी क्षेत्र को अपने साथ कनेक्ट कर सकें। बड़े मसलों पर सीधे आते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2008 में जब 26/11 कांड हुआ था, तो नरेंद्र मोदी इकलौते मुख्यमंत्री थे देश के जो सबसे पहले शहीदों के घर पर पहुंचे थे और उनको मदद देने पहुंचे थे, आर्थिक था। ऐसे ही इनका भी छत्तीसगढ़ी भाषियों से कनेक्ट करने का तरीका है, छत्तीसगढ़ी बोली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। इसके बाद अभी हाल ही में लेकर आए हैं गोबर खरीदी, तो गोबर खरीदी भी वही उसी तरफ कदम है। दूसरा जो है गौरक्षक वाली वही बात फिर आती है। तो एक अच्छी स्कीम के रूप में गोबर वाली स्कीम लेकर आए हैं। गोबर वाली स्कीम आप जानते ही हैं, ये भी एक तरह से गांव-गांव तक पहुंचने का एक तरीका हुआ, टच हुआ, बिल्कुल सुदूर अंचल में बसे हुए छोटे बड़े और गांव सब उसके साथ जुड़ते हैं। और जब गोबर की बात करते हो, खेतों की बात करते हो, खलिहान की बात करते हो, पैदावार की बात करते हो, तो आप स्वतः ही धर्म जातियों से परे चले जाते हो, तो बहुसंख्यक के साथ अपना जुड़ाव महसूस करने लग जाते हो। तो ये उनमें से एक स्थिति रही। अब ये प्रश्न था कि ये तो ठीक है, ये तो जनवादी चीजें हो गई, अब कुछ चीजें ऐसी भी होनी पड़ती हैं लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में, जो मेजोरिटिज्म को थोड़ा सा तुष्ट करती हूँ। तो जब नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जी के मंदिर की नींव रख रहे थे, उसके ठीक एक दिन पहले भूपेश बघेल चंद्रखुरी रायपुर के नजदीक है, जिसको कहा जाता है कि माता कौशल्या का मायका है, मंदिर है, वो वहां पहुंच जाते हैं। चंद्रखुरी जाना एक तरह से एक बहुसंख्यक को अपनी तरफ खींचने का एक अच्छा कदम था। ये भी वही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जब विरोधी आपका विरोध कर रहे होते हैं तो आप उस विरोध को ऐसा बना दो वो आपका विरोध ना होकर के एक बड़े जनाधार का विरोध हो जाए, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कर रखा है देश के अंदर, और हो भी जा रहा है ऐसा कि अगर आप नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हो तो वो खुद ब खुद हिंदुओं की खिलाफत हो जाती है।
अगर आप सरकार से सवाल करते हो वो खुद ब खुद देश से सवाल हो जाते हैं, सेना पर सवाल हो जाते हैं। ये क्रिएटिव क्राफ्ट पॉलिटिक्स के होते हैं। ऐसे ही पोला पर्व पर अभी आपने हाल ही में देखा कि वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, लोगों के बीच में खड़े होकर के बहुत तल्लीनता से और तन्मयता से बजा रहे हैं, जिसमें नेचुरलिटी है। इसमें कहीं कोई आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें कहीं कोई किसी भी तरह का कोई बनावटीपन है। ऐसे ही अब आपने एक बहुत बड़ा काम किया, राम वनगमन। राम वनगमन डिस्कशन है, बहुत पुराना डिस्कशन है। इस पर कई लेयर पर चर्चाएं हुई, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर चर्चाएं तो की, लेकिन किया कुछ नहीं। पर अब ये करने जा रहे हैं, हालांकि योजना बनाई है और योजना को जिस तरह से अनुपालित करने जा रहे हैं, वो फिर एक बहुसंख्य को अपने साथ जोड़ने की कवायद है। कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं विरोधियों के लिए जिस पर वो लोग विरोध कर सके। अब इसका राम वनगमन का विरोध क्या करेंगे आप? आपकी खुद की योजना थी, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये भूपेश बघेल की वो पॉलिसी है जो नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी उसी योजना को, जो इंदिरा आवास योजना थी, उसी को रिपैकेज करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाते हैं और उससे ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। यानी बहुत सारी स्कीम्स को उन्होंने रिपैकेज किया, नए तरीके से किया और एफिशिएंट बनाया, लोगों तक पहुंचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को उसमें इन्वॉल्व किया, तो वो एक अच्छे ढंग से पहुंचने की उसमें संभावनाएं बनी। इसके अलावा धान पर बोनस को लेकर जो शुरुआती दौर में झगड़े हुए, केंद्र ने बहुत सारा कोटा रोका। उन्होंने ये तक कहा केंद्र ने कि अगर आप जो है धान पर बोनस दोगे तो हम आपका जो कोटे की धान है वो भी नहीं खरीदेंगे। फिर किसी तरह से बातचीत बनी और एक बार अलाउ किया गया। तो धान का बोनस देने को लेकर के जब भूपेश बघेल अड़े रहे, तो ये अड़ना जो था वो एक ऐसी लड़ाई सिद्ध हुई जो केंद्र के साथ टकराव में जरूर बदली, लेकिन बाद में आप देखिए आपकी बाद में एक अच्छी ट्यूनिंग होती गई। अब आप देखिए इसके अलावा हम और भी बिंदु देखते हैं। राम पर जो धारदार स्पीच है, क्या बोलते हैं राम पर, जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बोला 5 अगस्त को, कमोबेश वैसे ही भूपेश बघेल जो राम पर बोलते हैं। राम का छत्तीसगढ़ से जुड़ाव, राम का छत्तीसगढ़ में निवास, राम की छत्तीसगढ़ में मान्यता, अधिमान्यता, इस पर जो स्पीच है वो स्पीच बहुत टच करती है लोगों को। हज हाउस की जो स्थापना, उसकी नींव रख करके ये कर दिया कि मुस्लिम वोटर मेरी उपेक्षा में नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने किया 3 तलाक को लाकर, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम महिलाएं हमारी उस रडार से दूर नहीं है जिससे हम न्याय की रडार लेकर चल रहे हैं। तो ये कुछ रिजेंबल्स हैं जो नरेंद्र मोदी और भूपेश बघेल में एक से नजर आ रहे हैं। उन्होंने रायपुर नगर निगम में मुस्लिम व्यक्ति को मेयर बना दिया। ये कुछ ऐसे संदेश हैं, ये ऐसे मैसेजेस हैं कि जो कि ये भी मैसेज है कि मेजोरिटी के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन माइनॉरिटी को उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। यही सच्चा लोकतंत्र है और यही नरेंद्र मोदी ने करने की कोशिश की है। तो ये जो स्टाइल है, अक्खड़पन है, जो करने का साहस है, जो करके दिखा देने की जो क्षमता है, ये दोनों में समान दिखाई दे रही है। ऐसे ही आप देखिए राज्य गीत जो है, राज्य गीत भी उन्होंने दिया एकदम छत्तीसगढ़ी जो है, नरेंद्र देव वर्मा का लिखा हुआ, जो कि जिन्होंने लिखा है सोहे बिंदिया सही चंदा सूरज लेना, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। ये बहुत ही रोचक और बहुत ही मतलब बहुत ही टची इशू है। लोगों के मन में अपनापन महसूस होना, अपना जो स्पिरिट होती है, मिट्टी से जुड़ाव जो फील होता है, वो इसमें इस गाने में होता है। इसके अलावा कर्ज माफी जो की गई, कर्ज माफी इकलौता छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य में जब एक भी कंप्लेंट नहीं आती है कि मेरा कर्ज माफ नहीं हुआ है। चिदम्बरम वित्त मंत्री थे 2009 में, जब केंद्र ने कर्ज माफी का ऐलान किया था, तब भी इतना सटीक नहीं काम हुआ था। इसके अलावा उनके कुछ ऐसे चित्र भी हैं, जैसे जब उनकी माँ नहीं रही तो माँ के साथ का जो चित्र था और जो कैप्शन था बहुत जोरदार था, बहुत टची था। तो ये कह सकते हैं कि इस तरह से जैसे अपना काफिला निकलेगा मुख्यमंत्री का तो एम्बुलेंस नहीं रोकी जाएगी, चंद्रखुरी जाना, बिलासपुर में पूजन पाठ के लिए चले जाना, ये जो सब चीजें हैं, ये एक तरह से भूपेश बघेल को एक ऐसा टची और जमीनी नेता बनाने की तरफ ले जा रही हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी हैं। तो भूपेश बघेल में और नरेंद्र मोदी की राजनीति में दोनों में एक समानता दिखाई देती है। पहली तो ये समानता दिखाई देती है कि दोनों किसी आलोचना की परवाह नहीं करते, अपने काम पर फोकस रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि दोनों ही विरोधियों की बात को उलटवासी करने में बहुत माहिर है। तीसरी बात, सांस्कृतिक जुड़ाव जो दोनों का है वो देखने लायक है और वो भारत जैसी राजनीति या चुनावी राजनीति में बहुत अहम रोल अदा करता है। चौथी बात जो है, स्वच्छ छवि दोनों की, अभी तक किसी तरह कोई आरोप ऐसे नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच में भी एक अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है। तो ये हुनर भूपेश बघेल में है, यही हुनर नरेंद्र मोदी में है। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है, जैसे कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में हुआ और नरेंद्र मोदी को केंद्र में हो रहा है, कि गुजरात में भी विपक्ष नहीं रह गया था बहुत, और केंद्र में भी जब नरेंद्र मोदी आए हैं तो विपक्ष नहीं रह गया है। ऐसे ही भूपेश बघेल के साथ है। भूपेश बघेल ऐसी मेजोरिटी के साथ
सत्ता में आए हैं कि विपक्ष ना के बराबर, और जो कुछ विपक्ष है उसने अपने पुराने चेहरों को दोहरा करके भूपेश बघेल को और ताकत दे दी है। ये भूपेश बघेल के लिए एक संजीवनी सिद्ध हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भूपेश बघेल और नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो बहुत समान है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।